हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग। अब हम लोग आ गए डे 2 में, जहां पर मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं कूलाम्स लॉ के बारे में और उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स ने बैंड बजा रखी है बोर्ड्स एग्जाम्स में, जे एग्जाम्स में, नीट एग्जाम्स में। तो अभी हमारा जो मेन पर्पस है, हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट को एक एक करके पढ़ेंगे, डेवलप करके। और मैं सीधा ऐसा नहीं करूंगा कि आपको सीधा ले जाके लेवल 3 के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना। मैं आप इस वीडियोस के साथ कॉन्टिन्यूस प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए। मेरे ऐप पर जाके देखिए, कॉन्टिन्यूस बैनर में स्टेप बाय स्टेप मैंने फिजिक्स को इजी बना रखा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके मैंने क्वेश्चंस कराए हुए। ऐसा नहीं कराया कि सीधा जाके लेवल 3 के न्यूमेरिकल्स करा दिए और आप जाके फंस गए, हाय ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो चलो यार, बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल आरपी फिजिक्स में। मेरा बेटा आरपी फिजिक्स ऐप गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर ईच एंड एवरी कंटेंट, इसके नोट्स जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है, डीपीपीज, सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की, चलो फटाफट कूलाम्स लॉ का स्टार्ट करते हैं मेरा बेटू। तो मेरा बेटा सबसे पहले टॉपिक है कूलाम्स लॉ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को चार्ज के बारे में बताया था कि चार्ज होता क्या है। चार्ज देख लिया हमने, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कर लिया, उसके न्यूमेरिकल्स कर लिए। अब हमें मेन कॉन्सेप्ट क्या ध्यान देना है कि अगर हमने चार्ज पढ़ लिया है तो चार्ज के बीच में फोर्सेस क्या लगने वाले हैं। ये अगर चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, तो अब उन दोनों चार्जेस को अगर मैं r डिस्टेंस पे सेपरेट कर दूं, तो उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होने वाला है, हम ये सीखेंगे कूलाम्स लॉ के अंदर। और कूलाम्स लॉ बेसिकली दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ही होता है और फोर्स के बारे में बताता है, और डेप्थ में बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए मेरे बच्चे ध्यान से सुनते हैं। अब सपोज करते हैं मेरे पास दो चार्जेस है और दोनों के दोनों सेम चार्जेस है, या दोनों के दोनों अपोजिट चार्जेस है। अब अगर दो सिमिलर चार्जेस है यानी लाइक चार्जेस है तो वो रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे, और दोनों को मैंने r डिस्टेंस पे रखा। तो अकॉर्डिंग टू द कूलाम्स लॉ, दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर आप यहां देखेंगे तो सेम यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। कूलाम्स लॉ क्या कहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए या रिपल्शन कह लीजिए, दोनों चार्जेस के बीच में प्रोपोर्शनल होगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। अब एक और चीज है, दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। जो फोर्स एक्ट हो रहे होंगे वो लाइन ज्वाइनिंग पर ही होंगे, ऐसा नहीं होगा एक इधर एक इधर, ऐसा नहीं होगा। अब यहां देखिए, F इज इक्वल टू, जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा यहां पर K कूलाम्स कांस्टेंट आएगा Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, कूलाम्स कांस्टेंट। और कूलाम्स कांस्टेंट की वैल्यू K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। सर ये कूलाम्स कांस्टेंट क्या है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है। सॉरी, मैंने यहां पे लिख दिया पूरा फॉर्मूला ही लिख दिया। आप एक काम करें, सॉरी फॉर दैट, हम कूलाम्स कांस्टेंट यानी K की बात कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। मेरा बच्चा ये सोच रहा होगा बच्चा कि कूलाम्स कांस्टेंट है क्या, और ये एप्सिलॉन नॉट एक नया टर्म 12th क्लास में क्या है। मैं बताता हूं बेटा, एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग एल्स, इट्स अ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी क्या सर, मुझे तो परमिटिविटी ही नहीं पता, मुझे फील ही नहीं आ रहा परमिटिविटी क्या। सुनो मेरे बच्चे, आप लोग जब 10th क्लास में थे तो आपने एक टर्म पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस सर, पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है
नेचर ऑफ द मीडियम के बारे में कि मीडियम का क्या नेचर रहा होगा, रेयर रहा होगा या डेंसर रहा होगा। सेम एज इट इज यहां एप्सिलॉन नॉट जो आपको बताता है वो ये बताने की कोशिश करता है कि वो जो चार्ज है वो किस में रखा हुआ है, किस मीडियम में रखा हुआ है। चार्ज किस मीडियम में रखा है इसका क्या मतलब है, चार्ज किस मीडियम में रखा है इसका मतलब है कि अगर चार्ज वैक्यूम में रखा है तो उन दोनों के बीच का फोर्स कुछ और होगा। चार्ज अगर मीडियम में प्लेस कर दूं, मीडियम बोले तो वाटर में ले जाके रख दूं, ऑयल में ले जाके रख दूं, तो कुछ और होगा। अब वो कैसे चेंज होगा, कैसे वेरी करेगा, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा। तो यहां एप्सिलॉन नॉट मैंने क्या प्रॉमिस किया है कि मैं बेसिक से बताऊंगा और आपको आगे तक लेके जाऊंगा ताकि आपको फिजिक्स बेहतर तरीके से समझ पाए। कई लोगों को पूछा जाए ना तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब ही नहीं पता, तो यहां पर हमें पता चल गया एप्सिलॉन नॉट मीडियम की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो वैक्यूम में है पूरा तो वो है 9 × 10⁹। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं है ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कूलम्ब्स कांस्टेंट की वैल्यू है 9 × 10⁹। होप सो अभी फिलहाल ये बेसिक टर्म्स क्लियर हुआ होगा। मैं आपको आगे लेके चलता हूं। जैसा कि आपने यहां पर अभी देखा कि कूलम्ब्स कांस्टेंट हमारे पास यानी k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, यानी हमने चार्ज को फ्री स्पेस में रखा हुआ है। ओके, पहली बात। और सेकंड पॉइंट पे बात करें, कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है ओनली पॉइंट चार्ज। उड़ी बाबा, ये एक नया टर्म आ गया भाई, पॉइंट चार्ज। 12th क्लास में एक नया टर्म मिल गया, पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो पॉइंट चार्ज क्या है मेरा बेटा, ध्यान से समझना कि पॉइंट चार्ज क्या है। एक ऐसा चार्ज जो स्फेरिकल इन शेप हो, जो छोटा सा हो, जिस स्फेरिकल इन शेप इसलिए लेने के पीछे कि अगर मैं इसका इफेक्ट यहां निकालूं, चाहे यहां निकालूं, चाहे यहां निकालूं, चाहे यहां निकालूं, हर जगह सेम हो। दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट चार्ज। इसीलिए हम पॉइंट चार्ज लेते हैं और पॉइंट चार्ज एक स्फेरिकल इन नेचर होता है, स्मॉल चार्ज होता है। अगर मेरा बच्चा इन ऐसा ही यूनिट्स देखा जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा। भाई सुनो, मैं बात कर रहा हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की नहीं, मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहा हूं। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो 10⁻⁷ होगा, 10⁻⁷ में c²। अब ओके, जैसे एग्जाम्पल आपको पता है c क्या है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है ये एग्जैक्ट वैल्यू है, उसे हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। तो मेरा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 10⁻⁷ c²। ये जो c है मेरा बेटा, दिस इज अ कूलम्ब्स। कूलम्ब चार्ज की यूनिट, न्यूटन आपको पता है, ये सब अभी यूनिट अभी दिखा दूंगा। ये फोर्स की यूनिट है, न्यूटन और मीटर आपको पता है, अभी हम सब चीजें देखेंगे। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू 10⁻⁷ c² होती है। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकालोगे आप एग्जैक्टली समझ जाओगे, अरे यार कुछ नहीं है मेरा बेटू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको उल्टा कर दिया मैंने, इसको उल्टा कर दिया तो यानी ये c² में 10⁻⁷ आ गया। आप इसे दोबारा सॉल्व करेंगे मेरा बेटा, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर अपॉन 10⁻⁷ मेरा बेटू सॉल्व कर सकता है एंड उसे आंसर मिल जाएगा। यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपकी नॉलेज के लिए, कभी न्यूमेरिकल्स में हमें यूज करना है तो हम सीधा 10⁻⁷ अपॉन c² कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू तो 9 × 10⁹ है, ये तो याद रहेगा। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, K = उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 8.98755 × 10⁹, यानी 9 × 10⁹। डन मेरा बेटू। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे एप्सिलॉन नॉट के बारे में। एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट इट्स अ परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम चाहें तो इसे 9 × 10⁻⁻12 ले सकते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
वैसे 8.85 अगर देखिए कई बार एमसीक्यूज क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है तो हम यहां पे वैल्यूज डालते हैं 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। होप सो मेरा बेटा ये स्क्रीन भी आपको अभी क्लियर हो गई होगी और कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी मेरे बच्चे को। डन मेरा बेटू। चलो अब आगे लेके आता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी बेटा डेप्थ में पढ़ना है और लेवल वाइज लेवल पढ़ना है। अच्छा मेरे बेटू अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया मैंने यार, एक चीज बता। मैंने अभी तक आपको बताया कि कूलाम्स लॉ क्या है। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कूलाम्स लॉ बताता है। F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और K की वैल्यू हमने देखी, K के ऊपर चर्चा भी हो गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर चर्चा भी हो गई और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर भी चर्चा हो गई। तो ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी बात करें तो ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ज्यादा डेप्थ में मत जाइए, फिर भी अगर आपको मूड कर रहा है तो आप एक चीज सोचिए ना, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। मेरे बेटू को क्या चाहिए? मेरे बेटू को चाहिए एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा बच्चा क्या करेगा? 1/4 पाई Q1 Q2 आर स्क्वायर और इंटू में 1/f कर देगा। बेटा मेरा f को नीचे लेकर आया है तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट देख लो ना। अरे 1/4 पाई कांस्टेंट वैल्यू है तो ऊपर कितना हो गया? कूलाम्स स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ऊपर चला गया और पर न्यूटन भी ऊपर आ गया। तो मेरे बच्चे यूनिट आ गए ना। सर इसकी जरूरत पड़ेगी क्या? यस जरूरत पड़ेगी। तो हम चाहें कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक्सप्रेस करना चाहें तो फैराड पर मीटर में भी कर सकते हैं, फैराड पर मीटर में भी यूज कर सकते हैं। बेटा ये कन्वर्जन यूनिट्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनकी सारी जरूरत पड़ने वाली है आपको। ये सब जब न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, और जब घुमा यार न्यूमेरिकल्स इज नथिंग एल्स, बस जब इनके जो अगर हमें इन सब कॉन्सेप्ट की नॉलेज है ना तो हम इजीली उन न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे मेरा बेटू। चलो आगे देखते हैं। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हम कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ने वाले हैं कि कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है मेरे बच्चे। तो कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम दो सेम चार्जेस ले लेते हैं, Q1 और Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी लेते हैं R। हमने दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ले लिया, प्लस Q और प्लस Q। सपोज करिए मैं चाहता तो अपोजिट ले सकता था, कोई इशू और कोई परेशानी नहीं है। अब मेरा बेटा ये फोर्स इस तरीके से रिपेल हुआ। अरे दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं रे। तो यहां पे क्या हुआ? फोर्स लगा 1 के ऊपर 2 की वजह से और फोर्स लगा 2 के ऊपर 1 की वजह से, फोर्स लगा 1 के ऊपर 2 की वजह से, फोर्स लगा 1 के ऊपर 2 की वजह से। भगाएगा इसको, ये इसको इधर भगाएगा। चलो ठीक है, यानी दोनों रिपेल करेंगे। अगर आकर्षण होगा तो सामने सामने होगा, रिपल्शन होगा तो दूर दूर, यानी प्रतिकर्षण होगा तो दूर दूर होगा, आकर्षण होगा तो सामने सामने होगा। चल मेरा बेटा आगे देखते हैं क्या देखने को मिला हमें। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखने को मिल रहा है। तो कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या ही मिला? देखो हमें फॉर्मूला पता है, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ आपको क्या मिलना है? आपको कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग मिलना है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। परंतु ये फोर्स कूलाम्स का फॉर्मूला आ गया, बस ये मैग्नीट्यूड है रे बेटा, मैग्नीट्यूड है। मैंने कहा फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2, बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2, फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2, फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2, फोर्स लगा 1 पे 2 की वजह से। वेक्टर देखो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, F1 2 फोर्स लगा 1 पे 2 की वजह से, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। उड़ी बाबा ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इट्स अ मैग्नीट्यूड। सर इसको तो वेक्टर बनाना है। तो मेरा बच्चे ने 11th क्लास पढ़ी थी,
11th क्लास में एक यूनिट वेक्टर नाम का कॉन्सेप्ट था। ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में ए होता है। यस, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में ए होता है। दिस इज द यूनिट वेक्टर। अगर मुझे कभी किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बनानी है तो मुझे कुछ नहीं करना, ए इंटू ए कैप। यानी मुझे क्या करना है, मुझे करना बस इतना है कि एक मैग्नीट्यूड में एक यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर मैग्नीट्यूड में मैं यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं तो मुझे यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है। अगर मैं एक मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है। तो क्या ही दिक्कत है, क्या ही परेशानी है? यानी ये एक मैग्नीट्यूड ही तो है, और इस मैग्नीट्यूड में मुझे क्या करना है मेरे बेटू, यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। चलो ठीक है, यूनिट वेक्टर के तो एक वैसे ही कांस्टेंट वैल्यू है और Q1 Q2 स्केलर है, तो R को क्या हम R कैप बना सकते हैं? यस, हम डिस्टेंस वाइज इसको वेक्टर बना सकते हैं। हमने R कैप से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इसको वेक्टर बनाना चाहता हूं। कैसे? ध्यान से सुनना। मैंने कहा फोर्स लगा 1 के ऊपर 2 की वजह से, जस्ट फील इट। फोर्स लगा 1 के ऊपर 2 की वजह से, देखो फोर्स लगा 1 पे 2 की वजह से। डायरेक्शन कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे, डायरेक्शन ऐसे। तो इसकी डायरेक्शन क्या चार्ज नंबर 2 से 1 की तरफ है? क्या मैं ये कह सकता हूं? देखो ना, वेक्टर बनाना था ना, वेक्टर बनाना था तो डायरेक्शन देनी थी। तो आप एक काम करो, या तो ये बोल दो अवे फ्रॉम Q1, चल जाएगा। नहीं बोलना चाहते आप, बिल्कुल सटीक आंसर देना चाहते हो, तो बोल दो कि फोर्स लगा, मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो 2 से 1 की तरफ है। ओ माय गॉड, दैट्स क्लियर कि फोर्स की डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है। बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे बच्चे, फोर्स की डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है। चलो डन। होप सो यार, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो भाई मेरा इजीली कमेंट कर सकता है, अपन ऑलवेज आंसर देता है। मैंने कहा फोर्स ऑन बॉडी टू ड्यू टू बॉडी 1, फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1। फोर्स बॉडी 2 पे कितना लगेगा बॉडी 1 की वजह से? मेरा बच्चा वीडियो को पॉज करेगा और आंसर सोचेगा कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है। फिर मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन है 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ। मेरा बच्चा यहां पे डायरेक्शन मिल गया, आर कैप 1 से 2 की तरफ। होप सो क्लियर है मेरा बेटू? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? स्क्रीन को बड़े प्यार से देख ले मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं लग रही? चलो, अब एक चीज सोचना, मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसे ये इक्वेशन नंबर 1 होने वाला है। अब अगर मैं आगे देखूं तो मेरा बच्चे एक बात आओ, आप एक चीज देख रहे हो, आर कैप 1 से 2 अपोजिट है माइनस ऑफ आर कैप 2 1। चाहो तो आप इसे ऐसे लिख लो, आर कैप 2 1 अपोजिट है आर कैप 1 2 के। ऐसा क्यों लिख रहे हो इस बात को? मैं ये कहना चाहता हूं कि 1 से 2 या 2 से 1, मैं कहता हूं 1 से 2 या 2 से 1, दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं और अपोजिट है। एक बंदा कह रहा है मैं 1 से 2 गया, एक बंदा कह रहा है मैं 2 से 1 आया, एक बंदा कह रहा है मैं 1 से 2 गया, एक बंदा कह रहा है 2 से 1 आया। अरे मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन ही तो अलग है। तो मेरा बच्चा यहां पे डिस्टेंस की ही तो बात हो रही है। एक बंदा कह रहा है मैं डिस्टेंस 1 से 2 ले रहा हूं, वो कहता है मैं 2 से 1 ले रहा हूं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन बिल्कुल अलग है मेरा बच्चा। अच्छा ठीक है, अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं? आप यहां कर सकते हैं आर कैप 1 2 को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? देखो, एफ वेक्टर 2 1 के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, 1 2 था ना, वहां पे आप माइनस ऑफ आर कैप 2 1 लिख सकते हैं। मेरा बच्चा यहां पे 1 2 था तो मैंने आर कैप माइनस आर कैप 2 1 लिख दिया। अब यहां देखो, माइनस के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर कैप 2 1 दिख रहा है, आर कैप 2 1 दिख रहा है। यहां पर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दिख रहा है। अब ये सेकेंड इक्वेशन है। अब मेरा बच्चा फर्स्ट इक्वेशन दिखाऊं? फर्स्ट इक्वेशन एफ वेक्टर 1 2 के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर कैप 2 1 था।
ये फर्स्ट इक्वेशन था। बच्चों को बिलीव नहीं हो रहा, देख ले मेरे बच्चा। फर्स्ट इक्वेशन के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर आर कैप टू वन है, तो ये देखो दिख रहा है। अब अगर मैं कंपेयर करूं, मैंने कहा फ्रॉम 1 एंड 2, एक और दो को मैं कंपेयर करूं, अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर कर दूं तो 1 और 2 के हिसाब से क्या देखने को मिलेगा भाई साहब, ये पूरा एज इट इज, ये पूरा एज इट इज मैच कर रहा है, ये पूरा एज इट इज मैच कर रहा है, पूरा एज इट इज मैच कर रहा है। तो अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि फोर्स ऑन 1 2 अपोजिट है फोर्स ऑन 2 1 के, यानी एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहां पे कूलॉम्स लॉ ने कहा कि भैया जितना फोर्स 2 1 पे लगाएगा उतना ही 1 2 पे लगाएगा, यानी दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे बॉडी पर। होप सो क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चे। आराम से स्क्रीन को देख लो, कोई दिक्कत लग रही हो, कोई परेशानी लग रही हो तो आप आराम से बताओ, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो चलो मेरा बच्चा अब आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा पार्टी, अब हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग एल्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी हम इसे के से डिनोट करते हैं। यार यही तो मजबूरी है साइंस स्टूडेंट को, के से कूलॉम्स कांस्टेंट, के से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के से थर्मल कंडक्टिविटी। चलो ये तो 3 नाम बताए, के से 2 और नाम बताओ। भाई साहब बहुत सारे टर्म्स है, इसी इंस्टा पे मैंने यही टर्म्स डाला था भाई, कई लोगों ने, सचमुच कई लोगों ने लाइक किया। तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी मेरे बच्चे रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, दोनों के जो रेशियो को कहते हैं दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी वैक्यूम अपॉन मीडियम, वैक्यूम अपॉन मीडियम के रेशियो को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब मेरा बच्चा यहां पे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो क्या होगा। देखो अगर मैं कहूं फोर्स, फोर्स इन वैक्यूम, अगर मुझे फोर्स इन वैक्यूम फाइंड आउट करना है तो क्या ही दिक्कत है, मैं कहता हूं एफ नॉट लिख लेता हूं, इसे एफ नॉट लिख लेता हूं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर मैं इसी टर्म्स को, इसी वाले टर्म्स को मैं क्या करूं, कहता हूं फोर्स इन मीडियम। अगर किसी मीडियम में फोर्स की वैल्यू करूं तो अब यहां पर देखोगे क्या, ध्यान से सुनने में आ रहा है, एफ ऑफ एम इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यार के पता क्या हो जाएगा यहां पे, 1/4 एप्सल हो जाएगा। यहां पे एप्सल नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, ये एप्सल परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। नाउ बेटा अभी ना रिजल्ट देखना, आप क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, एफ नॉट अपॉन में एफ एम, चलो डिवाइड कर दे। देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मैं रात के 1:10 पे शूट कर रहा हूँ और ये बाहर जो हमारे डॉग्स लोग हैं गलियों में चिल्लाने में लगे पड़े हैं। एप्सल है मेरे बच्चे, एप्सल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पता नहीं मेरा माइक कितना काम कर रहा होगा, उन डॉग की नॉइस को कितना कंट्रोल कर रहा होगा, आई डोंट नो अबाउट इट, बाद में जब एडिटिंग होगी तो चेक हो जाएगा। भाई साहब 1/4 से 1/4 काट दो, Q1 Q2 आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर से इसको काट दो। भाई साहब एप्सल को लेके आओ ऊपर, तो अगर हम यहां देखें तो हमें मिलता है एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, ये देखना मेरे बच्चे एप्सल ऊपर चला गया, अपॉन में एप्सल नॉट, एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू एप्सल अपॉन में एप्सल नॉट, इसी को हम के कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए इसीलिए मैं आपको बता दूं एप्सल अपॉन एप्सल नॉट इज अ रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम
परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सर परमिटिविटी अभी बताया था पहले कि परमिटिविटी एक मीडियम की वैल्यू होती है, वो नेचर ऑफ मीडियम के बारे में बता रही होती है। तो यहां पर अगर आपको एप्सल चाहिए तो आप एप्सल आर इंटू एप्सल नॉट भी कर सकते हैं। ये है एप्सल इक्वल टू एप्सल आर अपॉन। यार इन पे क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, सपोज करता हूं मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि दो चार्जेस थे और दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कुछ भी था। उन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस आर था उसकी वजह से उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था उस फोर्स की वैल्यू थी 10। अभी जब वो वैक्यूम में था तो दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू थी 10। अब मैंने उठा के उसे एक मीडियम में प्लेस कर दिया, वाटर में प्लेस कर दिया। वाटर में जब प्लेस किया तो वाटर में प्लेस करने के बाद उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा जब वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 हो। वैसे 81 दिया होता है, 80 हो तो क्या होगा। अरे पांडे सर कितना टफ क्वेश्चन पूछ दिया। मैंने कहा कि दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो F लग रहा है। दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स क्या है, F है। तो अगर दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स F है और मैं उसे एक मीडियम में प्लेस कर दूं तो मीडियम में प्लेस करने के बाद उस पे फोर्स कितना होगा। देखो वैक्यूम में F0 जो है वो F के बराबर है, पर जब मीडियम में मैं इसे FM ले लेता हूं तो FM की वैल्यू जो होती है वो F0/K होती है। अरे सर ये कहां से आ गया, अरे सर ये कहां से आ गया। मेरा बच्चा K को नीचे लेकर आ, FM ऊपर चला जाएगा, K को नीचे ला, F को ऊपर भेज, FM को ऊपर भेज। तो मेरे बच्चे यहां पर मेरे पास एक फॉर्मूला है कि यार कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा, तो F0 अपॉन में FM ये दिया था, इसको यार यहां भेज दिया भाई। तो देखो मैंने कहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी वाटर का 80 गिवन है, तो भैया न्यू फोर्स कितना होगा, FM जो होगा वो F0/80 होगा। और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट, मेक अ शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आपको काम दे, ये हेल्प करे। चलो हाई होप सो यहां तक समझ में आएगा, रिलेटिव परमिटिविटी भी समझ में आओगी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी समझ में आया होगा। तो चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में आपके सामने न्यूमेरिकल्स आ गए और वो भी अच्छे न्यूमेरिकल्स आ गए। तो अभी न्यूमेरिकल्स भी ऐसे नहीं होंगे, न्यूमेरिकल्स का भी लेवल अच्छा होगा। तो कूलाम्स के न्यूमेरिकल्स एक एक करके लेवल वाइज सीखते चलिए। देखिए सबसे पहला क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, अ फ्री पिच बॉल ए जो 8 ग्राम का है कैरी अ पॉजिटिव चार्ज इतना, उसके ऊपर इतना है। चलो भाई एक पिच बॉल मान लेते हैं, ये पिच बॉल है, इसका जो मास है वो 8 ग्राम है, 8 ग्राम है। चलिए भाई ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है यानी इसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो यानी Q1 जो है वो 5 × 10⁻⁸ कूलाम है, 5 × 10⁻⁸ कूलाम है। अब आपने देखा व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए, शुड बी गिवन टू अ सेकेंड पिच ऑफ बॉल बी फिक्स 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल। इस बॉल के नीचे एक बॉल और प्लेस कर दी मैंने। अब जब इस बॉल को प्लेस किया तो आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन दोनों के बीच का जो गैप रखा ना वो 5 सेंटीमीटर रखा गया है। तो इसने पूछा हमसे कि भाई बता दो कि अपर बॉल, सो दैट अपर बॉल भी स्टेशनरी, यानी कुछ ऐसा मान लो कि एक बॉल है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो ऐसा सेट कर दूं कि ये बॉल नीचे ही ना आए, रिपल्शन की वजह से ऊपर की तरफ रहे। अरे यार ये बॉल क्या करना चाहेगी, ये बॉल नीचे आना चाहेगी। किसकी वजह से, mg की वजह से नीचे आना चाहेगी, वेट की वजह से नीचे आना चाहिए। अगर मैं किसी तरीके से ये वाली बॉल धक्का मार के इस बॉल को ऊपर रख दे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलाम्बिक फोर्स लगा दे किसी तरीके से, अगर ये कूलाम्बिक फोर्स लगा दे Fe काश F जो वेट वाला F है यानी mg के बराबर हो जाए, सीधा मैं कह दूं कि mg के बराबर हो जाए तो क्या ही परेशानी है। यानी हमारे पास एक केस आ रहा है
कि जब हम बॉडी को स्टेशनरी रखना चाहते हैं तो बॉडी को स्टेशनरी रखने के लिए दोनों का फोर्स बैलेंस होना जरूरी है। तो यानी Fe हमारा mg के बराबर होना जरूरी है। अगर Fe हमारा mg के बराबर है तो ये बॉडी बैलेंस रहेगी। तो चलो, कूलाम्बिक फोर्स तो हमें पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। M कितना है मेरे भाई? M कितना है? 8 ग्राम है। तो चलिए इसे यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 इंटू 10 की पावर -3 kg। बेटू ये ग्राम में है बेटू, तो मैंने उसे क्या चेंज कर लिया? मैंने उसे 10 की पावर -3 कर लिया। और ग्रेविटी की वैल्यू क्या ले ली मैंने बच्चे? ग्रेविटी की वैल्यू मैंने 10 ले ली, ताकि मेरे को क्वेश्चन इजी हो जाए। तो फिर क्या ही दिक्कत, क्या ही परेशानी। तो देखो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब इस यहां पर K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 9 है। और Q1 की वैल्यू कितनी है? ध्यान से सुनना, Q1 की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर -8। 5 इंटू 10 की पावर -8। Q2 दूसरा वाला चार्ज निकालना है कि ये चार्ज क्या रहेगा। Q2 निकालना है, अपॉन में R दिया हुआ है 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब यहां देखोगे 8 इंटू 10 की पावर -2 आ गया, और आपको क्या चाहिए? Q2 की वैल्यू चाहिए। तो आप यार देखो, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, ऐसे ऐसी वैल्यूज आते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सुनो, जितने भी मल्टीपल नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को एक साइड ले लो पहले, जैसे 9, 5, इन सबको एक साइड ले लो, 8 को नीचे ले आओ। तो चलो देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। हमने क्या किया, 9 और 5 को एक साथ ले लिया और 10 की पावर्स को एक साइड ले। पता है बच्चा यही गलती कर देते हैं, देखो। ओहो, आगे क्वेश्चन चलेगा क्या? चलो, 9 और 5 को एक साथ ले लिया और 10 की पावर -9 और -8 सीधा हो गया 10 की पावर 1। और यहां Q2 है, और नीचे 5 इंटू 10 की पावर -2 और 2 बार है तो मैंने यहां 5 लिख दिया। क्यों घबरा रहा है? 5 इंटू 5 10 की पावर -4। मेरे बच्चे जो बायो स्टूडेंट है उनसे पूछो, जब कैलकुलेशन की बात आती है तो उन लोगों की कैसे जान अटक जाती है। 8 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, चलो कुछ काटापिटी कर ले, थोड़ा सा यहीं पे इजी हो जाएगा। 5 से 5 को काट देते हैं। अब हमें Q2 चाहिए, तो पता है हम क्या करेंगे? सारी वैल्यूज को इधर लेके जाऊंगा मैं और Q2 को छोड़ूंगा। देखो मैं करूंगा 8 इंटू 5 10 की पावर -2। देखो मैं बहुत मतलब बेसिक तरीके से कर रहा हूं। -4 अपॉन नीचे लेकर आ गया मैं 9 इंटू 10 की पावर 10 मतलब 10। अब यहां पे देखो क्या हो गया। सुनो 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 सुनो, क्या हुआ? Q2 चाहिए। अरे बेटू ये तो कट गया रे, ये 2 से ये 8 कट गया, यानी कितना आया? 4/9 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, यानी 0.40 9 चौक 36 40 0.44 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। कितना आया? 0.44 इंटू 10 की पावर -6। अच्छा चलो साइंटिफिक फॉर्म में लिख लो, 4.4 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम Q2। और Q2 की वैल्यू कितनी आई बेटा? Q2 हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो होप सो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चे। चलो अब आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2। अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल का मास m है, कैरिंग अ चार्ज -q। और चार्ज कितना कैरी कर रहा है? -q चार्ज कैरी। मजेदार सा क्वेश्चन है यार। -q कैरी इज मूविंग अराउंड अ चार्ज। अभी जो पहला केस कराया मैंने, पहला स्टेशनरी चार्ज, जब चार्ज स्टेशनरी हो, होल्ड हो, तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mg के बराबर होगा। ये बात याद रखना, ये टाइप नंबर 1 न्यूमेरिकल है। अपन क्या बता रहा है? लेवल वाइज करो, चाहे नीट करो, चाहे जेई करो, चाहे सीबीएसई करो, सब फोड़ दोगे। इधर देखो जरा ध्यान से। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग अ चार्ज -q इज मूविंग अराउंड अ चार्ज +q2 along a circular path। फील ले लो जरा, फील ले लो यार। Q2 मेरा बेटू, इसके अराउंड एक चार्ज घूम रहा है
और वो चार्ज बाबा जो है वो माइनस क्यू है, माइनस क्यू चार्ज घूम रहा है इसके चारों तरफ अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, जो रेडियस आर के अलोंग घूम रहा है। प्रूफ करना है कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज माइनस क्यू जो होने वाला है अराउंड Q2 वो इतना होने वाला है। कितना टफ लग रहा है। अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज के अराउंड घूमे तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और कौन कौन से टर्म्स यूज होने वाले हैं, अब इन सब चीजों को मैं बताने वाला हूं। इस कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज की तरफ घूम रहा है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ये सब कूलाम्स पे ही है, पर कूलाम्स के लेवल वाइज क्वेश्चंस बढ़ते आ रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन नहीं कि Q1 Q2 क्या पेपर बेसिक नहीं रह गया यार। मजा आएगा, देखो तो सही, ध्यान से सुनो। जब ये घुमा रहा हूं इस चार्ज को मैं, तो जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के अराउंड घूमती है तो एक बात ध्यान से सुन लेना। एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के अराउंड घूमती है तो बस एक बात ध्यान से सुन लेना, मैं आपको पहले बता रहा हूं क्या है वो बात। वो ये बात है कि भाई साहब एक बॉडी जब तक दूसरी बॉडी के अराउंड नहीं घूम सकती जब तक उसके बीच में अट्रैक्शन ना हो, यानी ये बाइंडेड ना हो, जब Q1 और Q2 एक दूसरे से बंधे ना हो, और ये चार्ज फिर घूमेगा। और जब घूमेगा तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। यानी मेरी बात समझो, जब एक चार्ज के अराउंड घूम रहा हो तो कॉन्सेप्ट में एक बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लेना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कोई भी बाइंडिंग फोर्स, अगर ग्रेविटेशन होगा तो यहां ग्रेविटेशनल फोर्स, बाइंडिंग फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए, mv²/r। अगर ये बराबर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अदरवाइज ये घूमेगा नहीं। एफ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 बाय r² इक्वल टू mv²/r। और एक कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास, r से r ही कट गया। ये सेम कॉन्सेप्ट आपको एटम चैप्टर, जब मैं एटम चैप्टर पढ़ाऊंगा तो सेम ही कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास। अब यहां पे Q1 Q2 दे रखा है ना, आप Q1 Q2 के टर्म्स में छोड़ दीजिए, यहां से आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर लीजिए। v² क्या आएगा कि Q1 Q2 बाय m इंटू r, m नीचे आ गया। तो यहां पे v की वैल्यू कितनी आई? v की वैल्यू अंडर रूट के Q1 Q2 बाय mr, v आ गया। अगर v आ गया तो टाइम देखो, वेलोसिटी हो सकता था आपसे वेलोसिटी पूछ लेता, हो सकता था आप यहीं से कोई टर्म्स चार्ज वार्ज पूछ लेता, तो कितनी मजेदार सा केस है। अब आप एक चीज देखो ना, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है बेटू 2πr। v की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ गई है, और वो v की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना, के Q1 Q2 अपॉन में mr, के Q1 Q2 अपॉन में mr। मैं इसको ऐसे करता हूं, उल्टा लेके जाता हूं, अंडर रूट, उल्टा हो जाएगा ना, mr ऊपर चला जाएगा और के Q1 Q2। अरे यार मैं भी चाहता हूं 2πr अंदर आ जाए, जेल के अंदर आ जाए, तो जेल के अंदर कैसे आएगा देखो, यानी रूट के अंदर। अरे यार रूट करना है, इसके ऊपर स्क्वायर कर दो, यानी इसे 2 को 4 बना दो, पाई को स्क्वायर कर दो, r का स्क्वायर कर दो। क्या ये वैल्यू ग्रेटर वैल्यू नहीं हो जाएगी? और ये रूट में mr अपॉन में के Q1 Q2 नहीं हो जाएगा? t इक्वल टू अंडर रूट 4, अब रूट है भाई तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 4π² mr अपॉन के Q1 Q2। क्या टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आ गया? क्या यही पूछा जा रहा था हमसे? जरा चेक कर लें क्या। अरे बाप रे, तो 16π³ एप्सिलॉन नॉट। ओके, मैंने के को चेंज नहीं किया ना भाई, उसी के टर्म्स में लिख दे, तो के को चेंज कर दो भाई, क्यों घबरा रहे हो यार। ये लो 4π² r² mr अपॉन के को चेंज कर सकते हैं 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2। ये लो, इस वैल्यू को यहां मल्टीप्लाई कर दो, लो एज इट इज आ जाएगा।
तो देखो t इक्वल टू 4 ऊपर गया 16, 4 ऊपर गया 16, पाई ऊपर गया पाई की पावर 3, पाई क्यूब, एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर आ गया, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, आर की पावर 3, एम अपॉन Q1 Q2। अब तो चेक कर लो, 16 पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब Q1 Q2। देखो प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। डन मेरे बच्चा, ये टाइम पीरियड आ गया मेरे बच्चे। होप सो यहां तक कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलो ये कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग D2। इस तरीके से मैं आप लोगों को आज कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इवन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और उस न्यूमेरिकल्स, ये पार्ट आज कंप्लीट करा चुका हूं। अब मैं नेक्स्ट लेवल में आपको इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस और मैं उसके बाद मल्टीपल ऑफ चार्जेस के बीच में फोर्सेस निकालना सीखूंगा। आप बस डे 1 डे 2 डे 3 कॉन्टिन्यूस मैनर में करते जाओ, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।